गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन 12th का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई करनी है जैसे आप क्लास में बैठ के पढ़ाई करते हो। अगर आपको समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो आपको कमेंट सेक्शन में अपनी सारी क्यूरीज है जो लिखनी है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपको ऐसे सोचना है कि जैसे आप क्लास में मेरे सामने बैठे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको समझ आता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दोगे, और अगर आपको समझ नहीं आया तो भी आप दोगे। आपको ऐसे बिल्कुल फिल्म की तरह नहीं देखनी वीडियो की, चलो देख लिया ठीक है बाद में फिर से पढ़ लेंगे। तो जो आपको मिल रहा है उसका आपको 100% यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम तक उसको आपको लेके जाना है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है वो आज आप यहाँ से पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में आप उसको 2 जगह से पढ़ोगे, एनसीईआरटी की बुक से और जो प्रीवियस ईयर की जो आरबीएससी की बुक जो आज तक चलती हुई आई है उसको। ठीक है, और उन दोनों के आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। आपको बस ध्यान इतनी सी बात का रखना है कि आपको इसको फिल्म की तरह बिल्कुल नहीं देखना है। आपको चीज़ें समझ आती है आपको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ये बताना है। ठीक है, ताकि हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, देख लेते हैं, वो अपनी कोई भी राय पर देते ही नहीं है। आपको हाँ और ना लिखने में पता नहीं क्या दिक्कत है, तो आप अपनी राय ज़रूर दें। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आता है, आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है, लाइक करना है। ठीक है, अगर आपको समझ आता है तो आप अवश्य लाइक करें, अगर नहीं आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर आपको समझ आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। ठीक है, अब आप शुरू करते हैं। जो आपका पहला चैप्टर है वो आपका है विद्युत की। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत की। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर अपन 2 बातें पढ़ेंगे। क्या, एक तो चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, एक तो किसके बारे में पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में। और चार्ज को क्या बोलते हैं, आवेश। क्या बोलेंगे बेटा, आवेश। और दूसरा अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, जो आपका पहला चैप्टर है उसमें अपन 2 चीजें पढ़ेंगे, आवेश और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र। कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो अपन क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर 2 चीजें पढ़ेंगे। हिंदी में बोलते हैं इसको स्थिर विद्युत की। क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत की। इसको क्या बोलेंगे अपन, स्थिर विद्युत की। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है विद्युत्की की कि विद्युत्की क्या होती है। ठीक है, उसके बाद आएगी स्थिर विद्युत की, और उसके बाद आती है गति के विद्युत की। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे विद्युत की। ध्यान से समझेंगे बेटा, और बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है हर चीज को। विद्युत की, विद्युत्की के बारे में अगर अपन पढ़ने के लिए जाएं तो विद्युत्की क्या होती है, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, आवेशों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, विद्युत्की। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर आप किसका अध्ययन करते हो, आवेशों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, विद्युत्की। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है विद्युत्की कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत्की। अब जो हमारी विद्युत्की होती है बेटा, इसके 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में इसको डिवाइड करा है आपने, 2 पार्ट में। पहली जो आपकी विद्युत्की होती है वो होती है स्थिर विद्युत्की। कौन सी विद्युत्की, स्थिर विद्युत्की। पहली जो आपकी इसकी ब्रांच है वो है स्थिर विद्युत्की, और दूसरी जो ब्रांच है वो आपकी है गति की विद्युत्की। कौन सी विद्युत्की, गति की विद्युत्की। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन बात करें विद्युत्की की, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है विद्युत्की कहलाती है। विद्युत्की कितने टाइप की हो गई, 2 टाइप की। पहली कौन सी, स्थिर विद्युत्की, दूसरी कौन सी, गति के विद्युत्की।
अब बात करते हैं अपने स्थिर विद्युत की। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। क्या अध्ययन किया जाता है? स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। आवेश कैसे होंगे? स्थिर आवेश होंगे। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युत्की कहलाती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी आपको अपने आप आ गई होगी। ठीक है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कौन से आवेशों का अध्ययन किया जाता है? गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? गतिकी विद्युत्की। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? गतिकी विद्युत्की। तो विद्युत्की को अपन ने दो भागों में बांटा। कौन कौन से में? स्थिर विद्युत्की और गतिकी विद्युत्की। स्थिर विद्युत्की के अंदर कौन सा पार्ट आएगा? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल और केवल अपने स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। और गतिशील विद्युत्की है उसके अंदर कौन से दो पार्ट आएंगे? जिसके अंदर क्या करेंगे? गतिशील आवेशों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक बात हो गई छोटी सी। अब इसके अंदर अपन बार बार कह रहे हैं कि चार्ज चार्ज चार्ज। ठीक है, तो अपन चार्ज के ऊपर चलते हैं। पहले इसको अपन ध्यान से देखते हैं। ये होगी आपकी विद्युत की। अब अगर अपन बात करें चार्ज के ऊपर, किसके ऊपर बात करें बेटा? चार्ज। ठीक है, चार्ज को अपन बेसिकली इसका जो साइन है उसे क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से। अब इसके अंदर हमारे पास तीन केस हो सकते हैं बेटा। कौन कौन से? या तो चार्ज किस में हो? रेस्ट में हो। ठीक है, या तो चार्ज किस में हो? रेस्ट में हो। तो ध्यान से सुनिएगा। आपका पहला केस कि आपका चार्ज किस में हो जाए? रेस्ट में। ठीक है, जब आपका दूसरा केस चार्ज आपका नियत वेग से गतिशील हो, और जो आपका तीसरा केस है बेटा उसके अंदर अपन क्या बोलेंगे कि आपका चार्ज परिवर्तनशील वेग से गतिशील हो। किससे गतिशील हो? परिवर्तनशील। तो सबसे पहला जो आपका केस बनेगा उसके अंदर जो चार्ज है आपका वो किस में आएगा? रेस्ट में। ठीक है, दूसरे में अपन क्या बोलेंगे? कांस्टेंट वेलोसिटी से जो क्या कर रहा हो? मोशन कर रहा हो। वेलोसिटी क्या हो आपकी? कांस्टेंट वेलोसिटी हो। ठीक है, और तीसरा जो आपका आएगा वो आपकी कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी बेटा? वेरिएबल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? वेरिएबल वेलोसिटी। तो तीन केस हो सकते हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास चार्ज कैसा हो जाए? रेस्ट में। एक हमारा चार्ज कैसा हो जाए? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। और तीसरा केस कौन सा हो सकता है? जब चार्ज किससे? परिवर्तनशील वेग से गति कर रहा हो। ठीक है, इसका रेस्ट का मतलब विराम अवस्था। किसमें? आपका चार्ज किसमें हो बेटा? विराम अवस्था में हो। किसमें हो? विराम अवस्था में। ठीक है, इसमें कौन से वेग से गतिशील हो? आपका चार्ज गतिशील हो नियत वेग से। ठीक है, और जो तीसरा जो पॉइंट है उसमें आपका जो चार्ज है वो कौन से वेग से गतिशील है? परिवर्तनशील वेग से गतिशील हो। कैसे वेग से गतिशील हो बेटा? परिवर्तनशील वेग से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, अब इन तीनों की बात अगर अपन करें तो जब चार्ज आपका रेस्ट में होगा, जब चार्ज आपका रेस्ट में होगा, अब यहाँ तो रेस्ट में है, वेग ही नहीं है। यहाँ पे आपका कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसका मतलब वेलोसिटी को जब एक बार आप अवकलन करोगे तो क्या आता है? त्वरण आता है। अब किसी भी कांस्टेंट राशि का जब आप अवकलन करोगे तो त्वरण क्या आएगा बेटा? आपका जीरो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और इसके अंदर आपका वेग कैसा है बेटा? परिवर्तनशील। अगर आपका वेग क्या है? परिवर्तनशील है, तो आपका जो वेग लगातार बदल रहा है, अगर किसी भी बदलाव हो रहा है किसी राशि में और उसका आप समय के साथ अवकलन कर दोगे तो उसका अवकलन जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका त्वरण क्या है? जीरो है। यहाँ पे आपका त्वरण क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, अगर अपन आगे बात करें तो इसके अंदर जो आपका फिनोमिना जनरेट होता है, ठीक है,
इसके अंदर जो आपका फिनोमिना जनरेट होता है वो केवल और केवल बेटा इसके अंदर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। कौन सा फील्ड? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, यही से ही अपनी हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की शुरुआत हो जाती है। केवल और केवल क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। केवल और केवल क्या उत्पन्न होता है बेटा जी? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, जब आपका आवेश नियत वेग से गतिशील होता है तब हमारे पास दो चीजें उत्पन्न होगी। क्या? अब जब हमारे पास जो होगा वो एक तो क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, और इसके जो प्लस के साथ एक और जो चीज उत्पन्न होती है वो आपका होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हमारा चार्ज एक नियत वेग से गतिशील हो रहा है तब वो दो चीजें उत्पन्न करेगा। क्या का? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हमारा जो चार्ज है वो एक ऐसे त्वरण से गतिशील है, ठीक है, अगर आपका त्वरण नॉट इक्वल टू 0 है तो वो कितनी चीजें उत्पन्न करेगा? वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा, और एक आपका ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी आपका ये उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो जब हम सीधी सी बात है, आपने सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे अभी, पर चार्ज के क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो अपन देख रहे हैं। पहले इफेक्ट ऑफ चार्ज, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या उत्पन्न करता है, जब चार्ज गतिशील होता है तो क्या उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इसके अंदर गतिशील के अंदर दो केस आ गए, जब चार्ज आपका नियत वेग से गतिशील हो जाए और जब आपका चार्ज परिवर्तनशील वेग से गतिशील हो जाए। तो जब आपका चार्ज नियत वेग से गतिशील है, तो नियत वेग से गतिशील है तो क्या उत्पन्न कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन वही चार्ज जब आपका परिवर्तनशील वेग से गतिशील है तो क्या उत्पन्न कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ओके नोट ओके? तो ये आपको सारी चीजें बेटा समझ आई होगी। आप इसको साथ साथ में पेन और कॉपी साथ में लेके बैठोगे, साथ साथ इसको नोट डाउन करोगे, फटाफट नोट करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर जल्दी से नोट नहीं कर पाते हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन, इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके अगर आगे अपन देखें तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी एटम होता है आपके पास, ठीक है, आपके पास कोई भी एटम होता है, एटम के अंदर आपके पास तीन उसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। कितने पार्टिकल होते हैं? तीन पार्टिकल, तीन उसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब अगर अपन उन्हीं की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये आपके, ठीक है, क्योंकि आपने जो 11th क्लास में जो फिजिक्स पढ़ी है वो सारी फिजिक्स अपन ने देखी जिसके अंदर अपने को बॉडी दिख रही थी। जैसे आप बोलते थे गिरनी ले लो, ठीक है, जैसे आप बोलते थे ब्लॉक ले लिया, जैसे आप बोलते गाड़ी जा रही है, ठीक है, ट्रक जा रहा है, घोड़ा जा रहा है, हाथी जा रहा है, तो वो सारी चीजें आपको दिख रही थी। ठीक है, पर जब अपन किसके अंदर आते हैं, 12th के अंदर आते हैं, तो हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो आपको शो नहीं होता, दिखाई नहीं देता। इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता, प्रोटॉन नहीं दिखता, ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं देखा, ठीक है, तो इसके अंदर अपन वो सारी चीजें स्टडी करते हैं जो हमने देखी नहीं है, पर हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास क्या है, मान लो कोई भी है, ये आपके पास एटम, क्या है बेटा, ये आपके पास हो गया एटम,
ठीक है। एटम के अंदर कितने कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं, अभी अपन ने बात करी। इसके अंदर आपके 3 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका पार्टिकल जो अपन ने बहुत ज्यादा नाम सुना है, वो आपने नाम सुना है इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में देखा भी होगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्करें लगाता रहता है और संपूर्ण धनावेश उसके कहाँ स्थित होता है, केंद्र पर। कहाँ होता है, केंद्र पर। इलेक्ट्रॉन के बाद में अगर अपने पास कोई पार्टिकल आता है तो वो मान लो आपका क्या आ गया, न्यूट्रॉन। क्या आ गया बेटा, न्यूट्रॉन। और लास्ट एंड फाइनल जो आपका जो पार्टिकल आता है वो आपका क्या हो गया, प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों अपन ने बात करी। अब इलेक्ट्रॉन पे एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, कोई भी जो आपका एटम होता है उसके अंदर हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन। कितने पार्टिकल होते हैं, 3। अब इस 3 के अंदर भी इसकी 2 चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी अपने को। अभी एक आपने नाम सुना, आपने एक नाम तो पहले ही सुन रखा है, कौन सा, मास। और एक आज आपने सुना चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, सब बहुत इंपॉर्टेंट। 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये किसका मास होता है, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम। कुलाम आवेश की यूनिट होती है। इसके बारे में आवेश का अपन पूरा ऑपरेशन करेंगे धीरे धीरे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आप सुनते जाओ। आप ये ध्यान रखो बस कि आवेश की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कुलाम। अगर अपन बात करें प्रोटॉन की, तो जो प्रोटॉन का जो मास होता है, सॉरी न्यूट्रॉन की, अगर अपन न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। और जो न्यूट्रॉन पे जो अपन हमारे चार्ज की बात करते हैं तो आप बोलते हो कि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, नो चार्ज, इसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है बेटा जी। क्या होता है रे, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया। अब अगर अपन बात करें किसकी, प्रोटॉन की, किसकी बात करेंगे बेटा, प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के पास भी ये दोनों ही चीजें होगी। अब प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और जो आपका जो प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम। ये आपको पहले भी पता था कि प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आवेश एक दूसरे के बराबर, लेकिन साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। कोई प्रॉब्लम ही आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है बेटा। अब इसके अंदर अगर अपन आगे की और बात करें तो एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन का मास ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है क्योंकि इसके 10⁻27 आ रहा है, ये इसकी घात 10⁻31 आ रहा है। इसका मतलब ये जो प्रोटॉन का मास है कितने हजार गुना ज़्यादा है, 10,000 गुना ज़्यादा। तो एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा ये। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट मास में रिलेशन पूछे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्ट मास में रिलेशन पूछे, तो आप m प्रोटॉन बराबर 1836 ऑफ m इलेक्ट्रॉन करके आओगे बेटा। ओके, ये हमारी एक इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, लेकिन आगे जैसे जैसे अपन कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे आप क्या देखोगे
ठीक है। जैसे जैसे अपन आगे कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे वहां पे अपन क्या देखेंगे कि जो 1836 है, अब कैलकुलेशन के अगर इसका रूट लेंगे तो दिक्कत आएगी, तो अपन मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1800 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए अपन ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जो सही रिलेशन है वो यहाँ पे मिलेगा आपको 1836। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आई होप आपको पूरी बातें समझ आ रही होगी बेटा। तो ये भी आप फटाफट नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार ये पूछा जाता है, कहीं न कहीं इसका यूज होता ही रहता है। ये आपका दूसरी बात, फटाफट करिए। फटाफट नोट डाउन करिए बेटा, फटाफट। ओके, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फटाफट करिए बेटा, फटाफट। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर अपन बात करें बेटा चार्ज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बार बार ये नाम आपके सामने आ रहा है, चार्ज। अभी अपन ने देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का आपने चार्ज देखा। अगर अपन बात करें चार्ज की, तो चार्ज की जो डेफिनेशन है ये दी गई कि भौतिक जगत में उपस्थित वह कण, भौतिक जगत में उपस्थित वह कण जिसे विद्युत क्षेत्र में रखने पर, ध्यान से सुनना, भौतिक जगत में उपस्थित वह कण जिसे विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह स्वयं के ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, चार्ज या आवेश कहलाता है। ठीक है, क्या बोले कि भौतिक जगत में उपस्थित वह कण जिसे विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह स्वयं के ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्या बोले कि भौतिक जगत में उपस्थित वह कण जिसे विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह स्वयं के ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है, या क्या बोलेंगे हम, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन आवेश, ये तो चलो हो गया। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब हम दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रब्ड करते हैं, रगड़ते हैं, जब दो वस्तुओं को हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं बेटा, रब्ड करते हैं, लाइक ये दो डस्टर आपको दिख रहे हैं, जब इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ रब्ड करते हैं तो एक नए गुणधर्म की उत्पत्ति होती है, और उस नए गुणधर्म को अपन क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे। अब असर आया कैसे सर ये? ठीक है, ये बड़ी बात होगी। तो सबसे पहले अपन एक बार वापस से उसको रिकॉल करते हैं डेफिनेशन को, कि भौतिक जगत में उपस्थित वह कण जिसे विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह स्वयं के ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का स्थिर विद्युत बल अनुभव करता है, चार्ज या आवेश कहलाता है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, भौतिक जगत में उपस्थित वह कण जिसे विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह स्वयं के ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकार का स्थिर विद्युत बल अनुभव करता है,
आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ठीक है, अब सर ये कैसे पता चला कि वो अनुभव करता है या नहीं करता? ठीक है, तो कूलाम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। कूलाम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था? ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण में किया। ठीक है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण में क्या किया? दो मास द्रव्यमान m1 और m2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है ये इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और इनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो वहां से जो बल आया उसे अपन क्या बोल देंगे? ये बोल देंगे, इसको मैंने नाम दे दिया जी। ये किसके? गुरुत्वीय बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए मैंने उसको नाम दे दिया बेटा Fg। ये किसने किया था? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का एक्सपेरिमेंट है। अब ऐसा ही एक्सपेरिमेंट यहां भी किया गया। अपन देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट किया गया। अपन देखेंगे उसको अपन Fg बोलेंगे। ठीक है बेटा, ये कौन सा बल है? गुरुत्वीय बल है, जब दो आवेश द्रव्यमान एक दूसरे से r दूरी पे रखें। ओके, ठीक है बेटा। इस बल की एक खासियत थी, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। एक वस्तु दूसरी वस्तु को हमेशा अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। हमेशा क्या करती है? खींचती है। हम दैनिक जीवन में इस बल का अनुभव क्यों नहीं करते? क्योंकि जी का मान सर बहुत कम होता है। ओके, यह बात अपन ने 11th क्लास में बहुत अच्छे से कर ली। ओके, आगे बढ़ते हैं अब इसमें। ठीक है, अब इस जो कूलाम जो एक्सपेरिमेंट है, कूलाम ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक प्रोटॉन लिया। ठीक है, इनको पहले उसने न्यूट्रॉन के केस में, यह आपका केस फर्स्ट। दूसरा केस अपन क्या देखेंगे? ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक प्रोटॉन लिया, यहां पे एक प्रोटॉन कर लो और यहां पे आप एक इलेक्ट्रॉन कर लो, केस सेकंड। और केस थर्ड में उसने क्या किया? ध्यान से सुनिएगा जरा। एक उसने इलेक्ट्रॉन लिया, एक उसने इलेक्ट्रॉन लिया, एक उसने प्रोटॉन लिया और एक उसने क्या लिया? प्रोटॉन। ठीक है, ऐसा माना उसने। ठीक है ना? ठीक है, ऐसे प्रोटॉन पकड़ के नहीं लाया कि प्रोटॉन यहां रख दिया सर। ठीक है, प्रोटॉन तो उसको दिखता ही नहीं सर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ओके बेटा, कोई सोच ले कि हाँ प्रोटॉन खरीद के लाया होगा मार्केट से और अपने घर में रखा उसने एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ऐसा नहीं है। ओके, अब उसने क्या देखा कि इसमें जो उसने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से जो आपका फोर्स आया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से जो आपका फोर्स आया वो बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर पाया गया। किसके बराबर पाया गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये केस फर्स्ट है इसलिए मैंने यहाँ फर्स्ट लिख दिया। सेकंड केस में उसने क्या देखा कि जो एक्सपेरिमेंट से जो आपका फोर्स आया है सेकंड केस के अंदर वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। ठीक है, और थर्ड केस के अंदर उसने क्या देखा कि जो इसके अंदर भी जो फोर्स आया है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। अगर केवल और केवल द्रव्यमान के कारण बल लगता, ठीक है, अगर केवल और केवल द्रव्यमान के कारण बल लगता बेटा तो इस टाइप से बल लगता, दोनों बल क्या आते? बराबर आते। अगर केवल और केवल द्रव्यमान के कारण बल लगता तो ये दोनों बल क्या आने चाहिए थे? बराबर आने चाहिए थे। इसमें भी ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं। उसने क्या देखा कि जो आपका जो एक एक्स्ट्रा फोर्स जो आ रहा है वो गुरुत्वीय बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब वो कोई न कोई एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है इनके पास जिसकी वजह से इनके बीच में बल लगता है। एक और चौंकाने वाली बात उसने क्या देखी कि ये जो बल है
एक्सपेरिमेंट 2 का जो बल था बेटा, वो बल किसके बराबर पाया गया रे? वो बल पाया गया रे 3 के बराबर पाया गया रे। ठीक है, तो उसने क्या देखा, एक और चौंकाने वाली बात, ठीक है, कि इन दोनों में जो बल आया है एक्सपेरिमेंटल फोर्स, वो एक दूसरे के बराबर आया है। इसका मतलब उसको ये पता चला, अगर द्रव्यमान के कारण बल लगता बेटा, तो ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर ही बल आना चाहिए था, क्योंकि अगर द्रव्यमान के कारण बल लगता तो द्रव्यमान तो F बराबर gm1 m2 बटा r² बल लगाते। इसका मतलब एक नई प्रॉपर्टी इन दोनों के पास है, और उस नई प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? चार्ज नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? चार्ज। इसीलिए चार्ज किसी इनकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण ये कौन सा बल अनुभव करते हैं? आकर्षण या प्रतिकर्षण। एक और नई चीज उसने देखी, उसने यहाँ पे इसमें क्या देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। और यहाँ पे उसने क्या देखा, एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? दूर भेज रहे हैं। इसका मतलब, और गुरुत्वीय बल तो हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। अगर गुरुत्वीय बल ही लगता तो इनके बीच में आकर्षण ही होता, लेकिन गुरुत्वीय बल नहीं, कोई और बल लग रहा है, और कोई और बल अगर लग रहा है तो वो कोई और प्रॉपर्टी के कारण लग रहा है, और उस और प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया? आवेश। इसीलिए चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। यहां से अपने को एक और नई बात पता चली, तो ये भी आप ध्यान में रखना बेटा, उतारो फटाफट। ओके, तो यहां से अपने को एक नई यहां से पता चल गया कि चार्ज क्या है। चार्ज किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। ओके, तो ये हमें एक और नई बात यहां से पता चल गई। ठीक है बेटा जी, अगर आपको पूरा समझ आता है तो वीडियो को खूब प्यार देना है बेटा। आपको सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके बेटा, ठीक है, ताकि हम और आपको अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, अब एक और चीज जो आपको समझनी चाहिए, जो हमें पता होनी चाहिए, आप मेरे को ये, अब अगर अपन बात करें, क्योंकि अपने को एक आपने नाम सुना होगा मास, एक अपन बात करते हैं चार्ज, एक अपन बात करते हैं मास की, और एक अपन बात करते हैं चार्ज की। ठीक है, एक बात बताओ आप, क्या ऐसी वस्तुएं संभव है जिनका आवेश हो लेकिन द्रव्यमान नहीं हो? ध्यान से सुनना, मेरे 2 पॉइंट मैं बोलूंगा। क्या ऐसी वस्तुएं हो सकती है जिनका आवेश तो हो लेकिन चार्ज नहीं हो? ऐसा कोई, अगर कोई वस्तु बन गई, तो अगर कोई वस्तु बन गई तो उसका द्रव्यमान तो होगा ही होगा। इसका मतलब ये पॉइंट तो आपका गलत है। तो दूसरा पॉइंट इसका रिवर्स करते हैं, क्या बोलते हैं कि क्या कोई ऐसी वस्तुएं संभव है जिनका द्रव्यमान हो लेकिन चार्ज नहीं हो? संभव है, बिल्कुल। उदासीन वस्तुएं जिनके पास चार्ज नहीं होता लेकिन द्रव्यमान तो होता है। आपके चारों तरफ आप जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हो, जैसे आप खुद हो, न्यूट्रल हो इस टाइम, ये डस्टर है, ये मार्कर है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या था कि क्या ऐसा संभव है कि द्रव्यमान नहीं हो लेकिन आवेश हो? नहीं। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि आवेश नहीं हो लेकिन द्रव्यमान हो? बिल्कुल संभव है सर। ठीक है, तो अपन यहां से एक बात करते हैं कि चार्ज की आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ होता है। चार्ज हमेशा किसके साथ होता है? द्रव्यमान के। तो चार्ज
ऑलवेज कम्स विद मास। चार्ज ऑलवेज, ये बात आपको ध्यान रखनी है, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। ठीक है, जो आपका आवेश है वो हमेशा और हमेशा किसके साथ होगा? द्रव्यमान के साथ होगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई वस्तु है उसका आवेश नहीं है लेकिन उसके पास क्या है? चार्ज है, ऐसा संभव नहीं है। तो ये बात हमने और एक बात पता चली। ठीक है, अब चार्ज कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो चार्ज हमारे पास कितने प्रकार का होता है? चार्ज दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। एक आपका चार्ज कौन सा होगा? धनात्मक, और एक कौन सा होगा बेटा? ऋणात्मक। तो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। ठीक है, पहली बात। दूसरी, चार्ज का जो ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं अपन धनात्मक आवेश की और अपन बात करते हैं ऋणात्मक आवेश की। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक आपका कौन सा? धनात्मक, और दूसरा हमारे कौन सा हो जाएगा? ऋणात्मक। ठीक है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। कौन कौन से? धनात्मक, और दूसरा कौन सा हो जाता है? ऋणात्मक। ठीक है, अब देखो विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे इससे आगे, पर आप थोड़ा सा समझिए। ये आपका है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को अपन ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर। ये एरो का साइन क्या प्रदर्शित कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? इधर। इसके अंदर आपने कोई भी आवेश रखा, कोई भी आवेश रखा, क्यों? और वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है। सेम इंसिडेंट आपने, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। क्या है ये? विद्युत क्षेत्र। इसके अंदर आपने आवेश रखा और वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। तो यहां से अपन दो डेफिनेशन बनाते हैं। वे आवेश जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं, वे आवेश जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल का अनुभव करते हैं, धनात्मक आवेश कहलाते हैं। वे आवेश जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं, वे आवेश जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल का अनुभव करते हैं, क्या कहलाते हैं? धनात्मक आवेश कहलाते हैं। इसका मतलब ये जो चार्ज है ये कौन सा है? धनात्मक। और वे आवेश जो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, वे आवेश जो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल का अनुभव करते हैं, क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक आवेश कहलाते हैं। तो दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। वे आवेश जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं, धनात्मक आवेश कहलाते हैं, या वे आवेश जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल का अनुभव करते हैं, क्या कहलाते हैं? धनात्मक आवेश। सेकंड डेफिनेशन, वे आवेश जो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल का अनुभव करते हैं, क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक आवेश। क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक आवेश। ओके बेटा, आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत क्लियरली, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर इनको आगे बढ़ाते हैं अपन, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जरा देखना। एक आपने कंटेनर लिया, कोई भी एक बॉडी है आपके पास। ठीक है, आप इसको आपने नाम दे दिया बॉडी फर्स्ट, और इसको आपने नाम दे दिया बॉडी सेकंड। ओके बेटा, इसके अंदर आपका क्या है? ठीक है बेटा, ओके। अब ध्यान से सुनना जरा। इसके अंदर देखो 3 धनात्मक है और 3 ही क्या है? ऋणात्मक है। कितने आवेश हैं? 3 धनात्मक है
3 ऋणात्मक है। इसका मतलब धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या है, उदासीन है। क्या है, उदासीन है। इसके अंदर भी देखो 3 ऋणात्मक है और 3 ही क्या है, धनात्मक है। इसका मतलब ये भी क्या है, उदासीन है। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठा और इसके अंदर चला गया। कहां चला गया, इसके अंदर जाके घुस गया उस, ठीक है, इसके अंदर जाके फंस गया बीच में, ठीक है। तो यहां पे एक आवेश की क्या हो गई, कमी, और यहाँ पे वो घुस गया जो, यहाँ पे एक आवेश की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्या हो गई बेटा जी, वृद्धि हो गई। अब यहाँ पे देखो ऋणात्मक आवेश कितने हैं, 2, और धनात्मक आवेश कितने हैं, 3। ज्यादा कौन रहे, धनात्मक रहे, और ज्यादा धनात्मक है तो इस बॉडी के ऊपर ओवरऑल कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे देखो 4 तो क्या हो गए, ऋणात्मक हो गए, और 3 क्या है रहे, धनात्मक है। इसका मतलब इस बॉडी के पास ओवरऑल कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ऋणात्मक चार्ज। बहुत ही ध्यान से बात को सुनना है, बहुत ही केयरफुली सुनना है। इसका मतलब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्यागा। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ठीक है। तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो वह धनात्मक आवेश ग्रहण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो वह कौन सा आवेश ग्रहण करती है, धनात्मक आवेश। कौन सा आवेश रे, धनात्मक आवेश। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, क्या करती है बेटा जी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ले लेती है दूसरे से, ला दे दे, ठीक है। तो जैसे ही ये वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ठीक है, ग्रहण करती है तो कौन सा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश। तो सीधी सी बात है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, ठीक है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो वह कौन सा आवेश ग्रहण करती है, धनात्मक आवेश। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वो कौन सा आवेश ग्रहण करती है, ऋणात्मक आवेश। तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश। पहली बात, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा सर 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। अब ये यहां से उठा और यहाँ इसमें जाके बैठ गया, ठीक है। तो इसका जो, अगर इसको पहले आप जाके तोलोगे तो इसके द्रव्यमान में कमी आएगी कि वृद्धि आएगी, क्योंकि इसमें से तो निकल गया ना, इसमें से तो निकल गया, और इसमें से निकल गया तो ये है तो बहुत कम, पर इसके द्रव्यमान में इतनी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और इसके अंदर जाके घुस गया, अब इसके पास में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। और जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन हुए तो इसके तो द्रव्यमान में क्या हो जाती है, वृद्धि, और इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी। तो सेकंड पॉइंट जो अपन यहाँ मेंशन कर देते हैं, इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा रे, डिक्रीज हो जाएगा। और ये वस्तु जो है रे वो क्या कर लेगी रे, वजन बढ़ा लेगी खुद का। क्या कर लेगी, द्रव्यमान को क्या कर देगी रे, बढ़ा देगी। क्या कर देगी, बढ़ा देगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके बेटा। तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो वो कौन सा आवेश ग्रहण करती है, धनात्मक आवेश। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है तो वो कौन सा आवेश ग्रहण करती है, ऋणात्मक आवेश। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसके पास चला गया तो इसमें तो कम हो गए ना सदस्य, और इसमें सदस्य क्या हो गए, बढ़ गए। अगर इसके सदस्यों में कमी आई है तो सदस्य का कुछ न कुछ तो द्रव्यमान है, तो इसके द्रव्यमान में भी क्या आई है रे, कमी, और इसके द्रव्यमान में क्या आई है रे, वृद्धि आई है रे। ओके नोट ओके। तो आप समझ पा रहे होंगे हर चीज, ठीक है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि धनात्मक आवेश किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, और ये किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण। यहाँ पे क्या कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की क्या आ रही है, कमी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या हो रही है रे,
इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है रे, वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये किस धनात्मक आवेश किसके कारण आता है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। और ऋणात्मक आवेश किसके कारण आता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण। जब भी धनात्मक आवेश आता है तो द्रव्यमान में क्या आती है रे, कमी। और जब भी ऋणात्मक आवेश आता है तो क्या आती है रे, द्रव्यमान में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी। क्या हो जाती है, बढ़ोतरी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। धनात्मक आवेश का जो एग्जाम्पल है वो होती है कांच की छड़। क्या होती है, कांच की छड़। और ऋणात्मक आवेश का जो एग्जाम्पल है वो आप ले लेना एबोनाइट की छड़। क्या ले लेना, एबोनाइट की छड़ या रेशम का कपड़ा। इसके अंदर कांच की छड़ या बिल्ली की खाल जिसे कहते हैं फर। क्या कहते हैं, अब बिल्ली को पकड़ मत लेना तुम, ठीक है ना। बिल्ली की खाल इसका बस एग्जाम्पल है, आपको सुनना है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना आपको, ठीक है। ओके बेटा, जिसे बिल्ली की खाल को एक और नाम भी देते हैं, फर। क्या नाम देते हैं, फर। आगे बढ़ते हैं। अब एक कुछ बच्चों के मन में सवाल आता है कि बार बार इलेक्ट्रॉन ही त्याग रहे हैं सर, तो धनात्मक आवेश भी तो त्याग सकते हैं। बात सही है भाई, बिल्कुल जायज बात है। इलेक्ट्रॉन ही क्यों त्यागे, बराबरी का हक है सबको, धनात्मक आवेश भी त्यागो, ठीक है। पर हम इलेक्ट्रॉन ही त्यागते हैं, क्यों, सुनो ध्यान से। आपने सुना होगा नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर वर्ताकार कक्षा में क्या करता रहता है, घूमता रहता है। और जो धनात्मक आवेश है वो नाभिक के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधा हुआ रहता है। अब आप एक बात बताओ, आपको आवेश तो कितना मिलना है, चाहे धनात्मक त्यागे चाहे ऋणात्मक त्यागे, आपको आवेश तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ही मिलना है, ठीक है। तो आप ज़्यादा, अगर आपको प्रोटॉन को निकालना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों सर, अरे इलेक्ट्रॉन बाहर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, वो ऑलरेडी बाहर ही है लगभग, तो उसको थोड़ी सी एनर्जी देते ही वो बाहर आ जाएगा। बट नाभिक के अंदर है प्रोटॉन, और प्रोटॉन स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड से बंधा रहता है, उसको निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी की। और अगर ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो आपको ज़्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। और हम ऐसा काम क्यों करें जिसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़े, हम तो वो काम करेंगे जिसमें कम एनर्जी देनी पड़े। और कम वो काम कौन सा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना। इसीलिए हम हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, न कि प्रोटॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जबकि प्रोटॉन को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जबकि प्रोटॉन को निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है रे, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब एक बात बताओ, अगर आपका धनात्मक आवेश और आपका ऋणात्मक आवेश दोनों बराबर है तो प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी। कैसी होगी रे, तो आपकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, उदासीन। अगर आपका धनात्मक आवेश ज़्यादा है ऋणात्मक आवेश से तो प्रकृति कैसी होगी रे, तो आपकी बॉडी कैसी होगी रे, धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक प्रकृति होगी। और अगर अपन तीसरे केस की बात करें, कौन से, अगर आपका धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश से क्या है, कम है, तो आपकी प्रकृति कैसी होगी, तो आपकी प्रकृति हो जाएगी ऋणात्मक प्रकृति। कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक प्रकृति। ओके नोट ओके। तो ये तीनों बातें हमें ध्यान रखनी है। अगर धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे के बराबर आते हैं तो प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी। अगर धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश से ज़्यादा है तो प्रकृति कैसी होगी, धनात्मक होगी। और अगर धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश से कम है तो प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ये बात अपन ने कर ली। आगे बात करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लिया होगा आपने। ओके बेटा, प्यार देना वीडियो को खूब आप, अगर आपको समझ आए तो।
अगर अपन बात करें देखो बेटा, इसके ऊपर आपका आवेश है धनात्मक, इसके ऊपर आपका आवेश है ऋणात्मक, इसके ऊपर आपका आवेश है धनात्मक, इसके ऊपर भी आपका आवेश है धनात्मक, इसके ऊपर आपका आवेश है ऋणात्मक और इसके ऊपर भी आपका आवेश है ऋणात्मक। अब इसमें देखो अनलाइक चार्जेज है या नहीं है? अरे एक दूसरे के विपरीत चार्ज है या नहीं है? तो ये एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, इनके बीच में हमेशा किस प्रकार का बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ओके, और लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। अब देखो ये आपका कौन सा है? लाइक चार्ज है, सेम चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे रे? दूर भेजेंगे। क्या करेंगे? दूर भेजेंगे। क्या करेंगे? दूर भेजेंगे। ये क्या, वो कौन सा बल लगेगा इनके बीच में? प्रतिकर्षण। और इन दोनों के बीच में भी कौन सा बल लगेगा रे? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जो असमान चार्ज होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जो समान चार्ज होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये बात भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है। क्या करनी है बेटा? बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है। तो समान चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं और असमान चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। असमान चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है ना? लाइक चार्ज ऑलवेज एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अब अगर हम बात करें आवेश की, किसकी बात करें? आवेश की। तो आवेश की जो एमकेएस पद्धति, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति जो होती है, एमकेएस पद्धति या एसआई जो पद्धति होती है, उसके अंदर जो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है बेटा? कूलाम। एमकेएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। सी से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? कूलाम। सीजीएस पद्धति में जो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है ESU। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? या स्टेट कूलाम, या स्टेट कूलाम, ठीक है, या स्टेट कूलाम, ठीक है। इसको अपन ऐसा भी बोलते हैं, स्टेट कूलाम लिख लो आप इसको। क्या वो इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट या स्टेट कूलाम, क्या बोलते हैं? स्टेट कूलाम। इसको क्या बोलते हैं? स्टेट कूलाम। और इसी का ही जो दूसरा नाम है वो होता है फ्रैंकलिन। इसी का ही जो दूसरा नाम होता है वो होता है फ्रैंकलिन।
आवेश की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? फ्रैंकलिन। क्या होती है? फ्रैंकलिन। क्या होती है? फ्रैंकलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ये पेपर में पूछा गया हुआ है कि आवेश की सबसे छोटी इकाई का नाम बताइए। तो आवेश की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है फ्रैंकलिन। क्या होती है? फ्रैंकलिन। और एक ES आवेश की जो MKS पद्धति में जो मात्रक होता है वो आपका होता है